नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। यहां पर ट्वीट से शुरुआत करने जा रहे हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अपार शौर्य, साहस और निष्ठा से सेवारत सभी तटरक्षकों को मातृभूमि के प्रति समर्पण को नमन। और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद अब जिले में दस्तक यानी कि डोर टू डोर अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर किया है। दरअसल स्वच्छता टीम को उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया और साथ ही उन्होंने आम जनता से नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की इस मुहिम में भागीदारी करने का आह्वान किया है। यह अभियान 31 मार्च तक चलाया जाएगा और जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि PPP योजना के साथ यह अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका पहला चरण प्रार्थना का होगा जो कि 15 फरवरी तक जारी रहेगा। इसमें लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम, व्यापक IEC गतिविधियां चलाकर आम जनता को बेहतर जीवन स्तर के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसका दूसरा चरण होगा सहभागिता का जो कि 16 फरवरी से 3 मार्च तक के बीच चलाया जाएगा। इस डोर टू डोर कैंपेन के दौरान कूड़ा कलेक्शन में आम जनमानस की सहभागिता के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद तृतीय चरण होगा जिसमें जुर्माना 4 से 31 मार्च तक चलेगा। इस डोर टू डोर अभियान में सहयोग न करने वाले और बल्क वेस्ट जनरेटर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चालान करने की मुहिम चलाई जाएगी। प्रतिभाग करेंगे उनको ये जो है हम लोग देना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मीडिया बंधु आप लोगों से शुरुआत हो रही है तो हम आपको भी दे दें। तो जो हमारा अभियान है इसको जो लोग और रायबरेली में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देश पर ईंट और भट्टे में बंधक बनाए गए मजदूरों को कब्जा मुक्त कराया गया है। मामला है उच्चहार थाना क्षेत्र के गांव पूरे ननकू मजरे पट्टी का, जहां पर रहस कैथवल के पास स्थित एक भट्टे का मामला है जहां पर छत्तीसगढ़ प्रांत के बिलासपुर जनपद के रहने वाले करीब 27 परिवारों को ईंट भट्टे पर बंधक बनाकर रातों दिन काम करवाया जा रहा था। यही नहीं बल्कि इन तमाम परिवारों को और इनकी औरतों को और जवान लड़कियों के साथ अश्लीलता भी की जा रही थी। परिजनों ने बिलासपुर के श्रम आयुक्त के यहां पर शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर इस मामले की जानकारी अधिकारियों को मिली और उसके बाद ये मामला संज्ञान में आने के बाद से ही जिलाधिकारी ने सभी बंधक परिवारों को मुक्त करवाकर उनके घर वापस भेज दिया है। और अंबिकापुर से खबर है जहां शहर में बढ़ती चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा संघ के पदाधिकारियों के साथ नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला को चोरियों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ CCTV कैमरे में कैद हुई साइकिल चोरी की एक वारदात का वीडियो भी नगर पुलिस आयुक्त को शेयर कर दिया गया और साथ ही साथ जांच कर कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। इस बीच नगर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की है और CCTV फुटेज के आधार पर यह देखा जा रहा है कि आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया गया। जो अभी बाइक चोरी और साइकिल की चोरियाँ हो रही है उसी को लेके आजाद सेवा संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और वो लोग मेरे को दिखाए भी थे कि किस प्रकार से साइकिल चोरी हो रही है। बाइक्स पे आके साइकिल को उठा के लेके जा रहा है। उस पर CCTV फुटेज में मेरे से शेयर किए थे। उस पर तुरंत एक टीम गठित की जाएगी और जांच शुरू। हम दो मुख्य मांगों को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें पहला हमारा ये मांग था कि जो अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है कि आज 1 महीने से लगातार चोरी की वारदातें बहुत बढ़ चुकी हैं और तो उसमें हमने मांग किया है कि हर मोहल्ले में और रात को करीबन 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक भोर तक पुलिस की अच्छी से पेट्रोलिंग कराया जाए, जिससे जो चोरी का वारदात बढ़ा है उसमें चोरों के मन में एक डर बैठे और जो चोरी अब हो रही है उसमें कमी आए। और दूसरी हमारी ये मांग थी कि देखने को मिल रहा है कि अंबिकापुर शहर में और बोरीवली के कस्तूरबा थाना क्षेत्र में घर में खुदाई करते समय जमीन के अंदर से गुप्त धन मिलने की बात बताकर लाखों का ठगी करने वाला ठग गैंग और इस गैंग के 4 सदस्यों को कस्तूरबा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इन ठगों के पास से 5 किलो नकली सोने के जेवरात और 10 लाख नगद बरामद किए गए। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में बुजुर्ग व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कुछ दिन पहले ही इस तरह का ये ठग गैंग और उसके सदस्यों ने मिलकर उसे गुप्त धन मिलने और उससे छुपके से बेचने की बात बताकर 30 लाख रुपए का चूना लगाकर वहां से फरार हो गए। के अंतर्गत दिनांक 4 दिसंबर को एक 420 का चीटिंग का ऑफेंस दाखिल हुआ है, जिसमें अभी तक के 4 आरोपियों को अटक किया गया है। 3 जो है वो पुरुष है और 1 महिला है। इनका मोडस ये था कि ज्येष्ठ नागरिक जो है जिनका एज ज़्यादा है उनको टारगेट करते हैं। उनको पहले ये लोग छोटा 2 ग्राम 3 ग्राम का सोने का ये देते हैं और वेरीफाई करने को बताते हैं कि ये सोना जो है ये असली है। वेरिफिकेशन के बाद ये उनके पीछे लगते हैं कि आप ये जो सोना है ये 35 लाख का है या 30 लाख का है, ये आप ले लीजिए और हमें पैसे दीजिए और बाकी का जो है वो आपके पास रखिए। तो इस तरीके से ये लोग वो जो नकली सोना है दे के इनसे 30 लाख रुपीस लेके गए। इस जो तपास है इस गुने का, इसमें हमारे सीनियर पीआई श्री अवार्ड, ओम टोटावार, राहुल वाळुंजकर, ये जो पीएसआई है इन्होंने बहुत अच्छी कामगिरी की है। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दिनांक 4 दिसंबर को और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चलिए चलते हैं पीएम मोदी के संबोधन में, जहां वो बजट पेश किए जाने के बाद संबोधित कर रहे हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का
अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बजट की कुछ विशेषताएं बताई और इसी के साथ ही निर्मला सीतारमण का धन्यवाद भी उन्होंने किया है और साथ ही पूरी जनता से उन्होंने आह्वान किया है कि चलिए साल 2047 में चलते हैं, क्योंकि ये जो बजट है ये आने वाले तमाम रोड मैप्स बनाता है, तैयार करता है। खासतौर पर क्या कुछ सेक्टर्स को यहाँ पर विशेष तौर पर जो लाभ दिया गया है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने चर्चा की। बहरहाल अब बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, रुक करेंगे पेपरिया से, जहां पर खबर है कि नर्मदापुरम के पंचमढ़ी रोड स्थित चिंताहरण मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस दुर्घटना में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से शासकीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। क्या हुआ आपके साथ? कैसे हुआ? हाँ, कार वाले ने टक्कर मारी आपको? कार वाला का भाग गया, खड़ा था रवि। सुजुकी कार चालक द्वारा अनियंत्रित तरीके से कार चलाते हुए स्टेशन रोड पिपरिया क्षेत्र में जो टूरिस्ट मोटल है उसके मोड़ पर कुछ 3-4 बाइक सवार लोगों का एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिसके कारण उन लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं। 3-4 लोग जो पीड़ित हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, कार्रवाई की जाएगी। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे नवी मुंबई के खोपोली इलाके से एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। दरअसल ये घटना रविवार की रात की है, जब काम के सिलसिले में पनवेल आई एक महिला के साथ 2 लोगों ने मिलकर रेप किया है। गौरतलब है कि पीड़िता अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक रिक्शे में बैठी थी
और रिक्शा चालक उसे घर ले जाने की जगह एक सुनसान टेरेस पर ले गया। यहाँ उसने एक दूसरे व्यक्ति को साथ बुलाया और दोनों ने मिलकर इस महिला के साथ रेप किया है। जब महिला चीख चिल्लाई तो उसके बाद आरोपी उसे छोड़कर वहां से भाग निकले हैं। इसके बाद महिला ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये मामला दर्ज करवाया है और बाद में पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। संडे मॉर्निंग अराउंड 2 बजे के टाइम एक 20 साल की महिला अपना काम करके घर जाने के लिए वहाँ रिक्शा के लिए खड़ी थी। रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए 2 युवा वहाँ आए जो पहचान वाले नहीं थे। तो उनको मालूम पड़ा इन रिक्शा ढूंढ रही है लड़की, तो फिर उनके पास जाके बोले रिक्शा चाहिए क्या। तो रिक्शा का बहाना करके वो लड़की को साथ ले लिया और फिर जहाँ कोई लोग नहीं है वहाँ लेके उसको धमकी दी कि अगर तू हमारे साथ नहीं आई तो तुमको जान से मार डालेंगे। और लड़की डर गई। तो उन्होंने वो लड़की को न्यू पनवेल के एक पंचशील नगर झोपड़पट्टी, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ उसको टेरेस पे लेके जाके उसके साथ अति प्रसंग किया। और ये जो किया है वो किसी को बताया तो उसको जान से मार डालूंगा, ऐसी धमकी दी। फिर वो सब नीचे आ गए, लड़के भाग गए। फिर ये लड़की पुलिस स्टेशन आके हमें कंप्लेंट दे दी। फिर वहाँ गए तुरंत। वहाँ तो बड़ी बिल्डिंग थी, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो एरिया के सीसीटीवी सब देगा हमारा डिटेक्शन टीम में। तो कुछ सीसीटीवी में डाउटफुल लड़के लोग दिख रहे थे। इसमें से फिर हम छानबीन करके फिर एक लड़का हमें मिला, दूसरे का सर्च जारी है। शनिचर के रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली की पुलिस और सर्विलांस की टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस बीच खोए हुए कुल 101 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। इस बीच आपको ये बता दें कि रायबरेली पुलिस की सर्विलांस टीम की तरफ से मिले हुए सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन बरामद किए। आप तो कहाँ रहते हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद कलीम खान, मैं राही में रहता हूँ। आज यहाँ कहाँ पर आए हैं? सर एसपी ऑफिस आए सर। किस लिए? सर मेरा मोबाइल खो गया था, मैं एसपी ऑफिस लेने आए हैं। तो आपको फोन में क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम अंसार अहमद है, हम किला बाजार कजियाना में रहते हैं। आज यहाँ कहाँ पर आए हैं? आज हम एसपी ऑफिस में आए हुए हैं। किस लिए? मेरा मोबाइल चोरी हो गया था 14 अक्टूबर को, तो अब मिला हुआ है। एसपी ऑफिस आए हुए हैं हम। सर्विलांस टीम का दिल से धन्यवाद करते हैं। मोबाइल आपको मिल गया है? जी, हमको मोबाइल मिल गया है। ये और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश कर दिया है। आम बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और उद्योग जगत हो या फिर किसान, मजदूर हो या फिर सर्विस क्लास, हर आदमी को उम्मीद है कि बजट में सभी का ध्यान रखा जाएगा और लोगों को महंगाई से मदद मिल सकेगी। अब बजट पेश होने के बाद लोगों की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतर पाया है, आइए वो जानते हैं। अमृतसर में बजट के ऊपर आम लोगों की क्या राय है, वो सुनिए। जी उम्मीदां ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਖ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਸੌਖਾ ਵਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਜਟ ਆਏਗਾ? ਬਜਟ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ और नशे ने अनगिनत लोगों के घर उजाड़ दिए।
न जाने कितने लोगों की जिंदगी को ये नशे की लत बर्बाद कर चुकी है। वो लोग तो गलत हैं ही जो नशा करते हैं, पर उससे भी बड़े गुनहगार वो लोग हैं जो नशे का ये काला कारोबार करते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया अमृतसर से, जहां नशे ने एक नौजवान की जिंदगी को मोहताज कर दिया और 90 साल की उम्र में भी उसके पिता को रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर कर दिया। अमृतसर में 90 साल का एक बुजुर्ग कुलचे की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, क्योंकि उसका बेटा नशे के कारण कोई कामकाज नहीं करता। बुजुर्ग सुरजीत सिंह का कहना है कि उसे 50 साल हो गए हैं ये कुलचे की दुकान चलाते हुए, और जब उसने ये दुकान शुरू की थी तो महज 50 पैसे का ये कुलचा बेचा जाता था। उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि ये जो नशे का कारोबार लोग करते हैं उन लोगों के ऊपर नकेल डाली जाए। साल ही हो गया, मतलब अड्डा उड्डा कोई नहीं। बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ। देखो जी, करना पैना, रोटी तो खानी आ। जे आप घर बनाओगे तो किसी ने देना नहीं, जे कमावांगे जिन्नी माड़ी चंगी खावा अपना रोटी का गुजारा बनावांगे। ਬਾਪੂ ਜੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਘਿਓ ਚਾਰਨਾ ਤੇ मगर अं तुरे जाते हाँ तो सोहने लगते हाँ, वो डंगर आते हैं। बापू जी जो काम की शुरुआत की थी करीब 50 साल पहले की गल मैंने हो गए। और इस बीच आपको बता दें कि अमृतसर से खबर सामने आई है, जहां पर एक बुजुर्ग की जानकारी के दौरान पुलिस ने कुछ यहां पर हथियार बरामद किए हैं, और उन बारे में क्या कुछ जानकारी है वो आपको सुनवाते हैं। ਮਿਤੀ 30/23 ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਦੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਗਸ਼ਤਵਾਰ ਤਲਾਸ਼ ਭੜੇ ਪੁੱਛਣ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਥਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਵੀ ਧੰਨਪਾਲ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਾ। और अब फतेहाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां पर मनरेगा घपले में कार्रवाई न होने से खफा हुए BSNL के टावर पर एक युवक चढ़ गया है, और इस बीच सरपंच समेत पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। युवक को टावर से नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस युवक का यह कहना है कि जब तक उच्च अधिकारी आकर कार्रवाई का आश्वासन नहीं देते तब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। तो वहीं टावर पर चढ़े इस युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। यहाँ के बैठे जो फतेहाबाद जिले में ऑफिसर मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरा नाम दीपक कुमार है, गांव दरियापुर, जिला फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। तो आज मैंने मेरे गांव में चल रहे नरेगा काम के जो मेट एक्स सरपंच महेंद्र सिंह और पूजा रानी के ऊपर मैंने कंप्लेंटें कर रखी है, वीडियो ब्लॉक में कर रखी है, डीसी को कर रखी है, विजिलेंस को भी कर रखी है, अनिल विज को भी कर रखी है, सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट कर रखी है। लेकिन उनकी कंप्लेंट वहाँ से यहाँ तो आती है, लेकिन यहाँ के बैठे जो फतेहाबाद ज़िले में ऑफिसर मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है। इन्होंने नरेगा काम में फ्रॉड किया है। तो मैं जब तक टावर से नीचे नहीं उतरूँगा, जब तक कोई बड़ा अधिकारी आके मुझे आश्वासन ना दे कि आपकी कार्रवाई होएगी। अगर बड़ा अधिकारी को अगर किसी को सबूत चाहिए तो मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ कि इन्होंने कैसे फ्रॉड किया नरेगा के काम में। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनके खिलाफ। तो जब तक कोई बड़ा अधिकारी आके मेरी बात नहीं सुनेगा मैं तब तक नीचे नहीं उतरूँगा। खबर अब मुंबई से है, जब मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में अपहरण के मामले में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंबई के पास ठाणे से सटे भिवंडी में बीते 26 दिसंबर 2022 को 2 साल के इस बच्चे का अपहरण किया गया था। तभी से पुलिस की टीम बच्चे की तफ्तीश कर रही थी, तलाश कर रही थी, और इस दौरान पुलिस को अब अपनी तलाश में इस बच्चे के बारे में जानकारी मिली और उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस ने इसके अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है, और इस मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी भिवंडी ने कहा कि आरोपियों ने बच्चे को 1 लाख से ज्यादा में बेच दिया था। फिलहाल इस बच्चे को माता पिता को सौंप दिया गया है। अनुषंगाने मागील 1 महिन्यापासून त्या मुलाचा शोध चालू होता। जवळजवळ आम्ही या 1 महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी असणारे त्या घटनास्थळावरती येणारे सीसीटीव्ही फुटेज, त्यानंतर त्या ठिकाणचं तांत्रिक विश्लेषण केलेलं आहे। सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक आम्हाला संशयित निष्पन्न झालेला होता।
त्याचं फुटेज आम्ही काढलेलं होतं. त्यासोबतच वेगवेगळी पथकं मुंबई, मालेगाव, त्यानंतर ठाणे, महाराष्ट्राच्या बाहेरही या मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कॉलेज कैंपस में की गई और इसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया. साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से तेजिंदर सिंह तिवाना को और उनके सभी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि टीआईएसएस के भीतर ये स्क्रीनिंग न हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और माइक्रो लेवल पर भी ये डॉक्यूमेंट्री वायरल न की जाए, इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है. पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह आश्वासन दिया गया. और सिविल अस्पताल का नाम सुनते ही आपके जहन में बेहतर इलाज की व्यवस्था घूमने लगेगी और वो इसलिए क्योंकि शासन के द्वारा सिविल अस्पताल में बेहतर डॉक्टर, नर्स मौजूद रहते हैं, लेकिन इनकी लापरवाही से मरीज ठीक होने के बजाय जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे तो आप क्या कहेंगे. ऐसा ही एक मामला सामने आया है बलरामपुर जिले के वज्रनगर सिविल अस्पताल से, जहां पर सड़क दुर्घटना में घायल पंडो जनजाति की महिला वहां पहुंची थी और इलाज के दौरान एक्सपायरी मेडिसिन उसे दी गई. इससे घायल महिला की तबीयत ठीक होने की बजाय और बिगड़ गई है, जिसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में अब भर्ती कराया गया है. आरटीए का केस आया था, महिला पंडो थी और उसी के संज्ञान में आया है कि एक्सपायरी बोतल उसको लग गया है. तो संबंधित को, जो भी संबंधित जिम्मेदार हैं, उनको नोटिस जारी करके उचित कार्रवाई जो भी होगा किया जाएगा. अब ये त्रुटि तो हुआ है, एक्सपायरी दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, उनको अलग से डिस्पोज किया जाता है, लेकिन ये जांच कर रहे हैं अभी कि कैसे उस कार्टून में आया, क्योंकि उस कार्टून में 2024 के भी कुछ बॉटल थे और 3-4 जो एक्सपायरी थे वो भी आ गए थे.